कश्मीर न्यूज। लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। दिल्ली में पार्टी मुख्यालय में आयोजित एक बड़े कार्यक्रम में संकल्प पत्र को जारी किया गया। इस मौके पर पीएम मोदी, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह समेत पार्टी के कई नेता मौजूद रहे। मिशन 400 पार के लक्ष्य के साथ जारी इस संकल्प पत्र में युवाओं, किसानों और महिलाओं पर खासा फोकस है। साथ ही साथ साल 2047 तक विकसित भारत की मोदी गारंटी का मकसद रखा गया है। घोषणा पत्र में पूरे किए गए वादों का जिक्र किया गया है। साथ ही पिछले 10 साल की उपलब्धियों को बताने के साथ आगे के रोड मैप को विस्तार से बताया गया है। और बीजेपी का ये मैनिफेस्टो सांस्कृतिक राष्ट्रवाद, समग्र विकास, विकसित भारत पर केंद्रित है। पीएम मोदी ने कहा कि वन नेशन वन इलेक्शन साकार होगा और समान नागरिक संहिता भी लागू करेंगे। हम वन नेशन वन इलेक्शन के विचार को भी साकार करने का संकल्प लेकर के आगे बढ़ेंगे। बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को भी देश हित में उतना ही आवश्यक समझती है। आपने देखा है कि पिछले 10 साल में भ्रष्टाचार पर भाजपा सरकार ने कितनी बड़ी कड़ी कार्रवाई की है। भ्रष्टाचार गरीब का हक छीनता है, मध्यम वर्ग का हक छीनता है। राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले हजारों करोड़ के घोटाले अब बंद हुए हैं। अब गरीब को उसका हक मिल रहा है और गरीब को लूटने वाले जेल जा रहे हैं। अभी तक हमने सस्ते सिलेंडर घर घर पहुंचाए हैं। अब हम पाइप से सस्ती रसोई गैस घर घर पहुंचाने के लिए तेजी से काम करेंगे। हमने करोड़ों गरीब परिवारों को मुफ्त बिजली कनेक्शन दिए और बिजली से कमाई के अवसर पैदा करने की दिशा में काम करेंगे। पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना हमने लागू की है। 1 करोड़ लोग इस पर रजिस्ट्री करा चुके हैं अब तक। भाजपा का संकल्प है कि इस योजना पर और तेजी से काम किया जाएगा। घर में बिजली तो मुफ्त होगी ही होगी, अतिरिक्त बिजली बेच करके कमाई भी होगी। साथ साथ आज जो उसको स्कूटर, कार के पेट्रोल डीजल का खर्चा होता है, अगर वो इलेक्ट्रिक व्हीकल करता है तो उससे उसकी चार्जिंग व्यवस्था भी उसको मुफ्त में अवेलेबल हो जाएगी, यानी उसका ट्रांसपोर्टेशन भी। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा है कि पिछले 9 साल बेमिसाल नहीं रहे, लेकिन पिछले 9 साल जाया हो गए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि इंडिया अलायंस की रैलियों में लोगों की भारी शिरकत से अंदाजा लगाया जा सकता है कि कितनी तरक्की हुई है। उन्होंने कहा कि लोग वोट के जरिए बीजेपी के खिलाफ अपनी नाराजगी का इजहार करेंगे। कितनी तरक्की हुई वो आपको हमारे इंडिया अलायंस के जलसों में जो लोगों की शमूलियत है आपको उससे पता चल जाता है। 9 साल बेमिसाल के बजाय मैं ये कहूंगा कि 9 साल जाया बदहाली रही। कहीं पे भी आज लोग मुतमईन नहीं हैं। कठुआ से लेके कुपवारा तक लोग परेशान हैं, मायूस हैं और उस दिन का इंतजार कर रहे हैं कि कब वोट के जरिए वो अपनी नाराजगी का इजहार कर सके। मैं उम्मीद कर रहा हूं कि जब 19 तारीख को उधमपुर चिनाब वादी के पार्लिमानी हलके का वोट डालने का मौका होगा तो भारी तादाद में लोग बाहर। और जम्मू कश्मीर नेशनल कॉन्फ्रेंस ने बीजेपी के इंतखाबी मंशूर को जुमलाबाजी करार दिया है। पार्टी के सीनियर लीडर शेख बशीर अहमद ने कहा कि इस मंशूर में विजन की कमी है और ये झूठ का पुलिंदा है। 2014 में जो मैनिफेस्टो
बीजेपी का था वो लोगों ने देख लिया, 2019 में जो था वो भी देख लिया, 2024 में लोग भरोसा ही नहीं करते हैं बीजेपी पे कि वो किस मैनिफेस्टो की बात कर रहे हैं। धारा 370 हटा दी गई, अब उसको पूरे इंडिया में बेच के कितना इनको फायदा होगा वो दूसरी बात है, लेकिन मैं ये समझता हूं कि ये जो आज का मैनिफेस्टो है उस पर लोग आज भरोसा नहीं कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि 2014 में महंगाई, नौकरियां और इंसाफ देने की जो बातें हुई हैं वो टोटली वहां फेल हो गए। महंगाई रोक नहीं सके, नौकरियां दे नहीं सके, बल्कि नौकरियों के एवेन्यूज जो हैं वो श्रिंक कर दिए गए। और जम्मू कश्मीर कांग्रेस के सीनियर नायब सदर और चीफ तर्जुमान रविंदर शर्मा ने बीजेपी की तरफ से जारी करदा इंतखाबी मंशूर पर तनकीद की है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोग तवक्को कर रहे थे कि रियासत की बहाली के बारे में कुछ जिक्र किया जाएगा और असेंबली इंतखाबात के इनेकाद के बारे में कुछ होगा, मगर ऐसा कुछ नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि इस संकल्प पत्र की कोई समत नहीं है और यह सिर्फ झूठ का पुलिंदा है और सिर्फ जुमलाबाजी है। सर, किस तरह से इस मैनिफेस्टो को लेते हैं? अगर हम जम्मू कश्मीर की बात करें तो ये कहा गया कि धारा 370 को हटा दिया गया और यहाँ पे उग्रवाद, टेररिज्म उसको ख़त्म किया गया। सब झूठ का पुलिंदा है, जुमला है। 2014 में एक जुमला आया था, 19 में दूसरा जुमला आया, अब तीसरा जुमला आया है। सियासत स्टेटहुड को बहाल करने की बात नहीं कही गई। प्रधानमंत्री जी इलेक्शन रैली में आकर के कहते हैं जल्दी चुनाव भी होगा, दूर नहीं होगा, और इस तरह की बातें करते हैं। आप नमक छिड़कते हैं जख्मों पे। 5.5 साल से असेंबली भंग है, अफसरशाही के दौरान गरीब लोग छोड़े हुए हैं। आप स्टेट को रिस्टोर करने की बात नहीं कर रहे, आप इलेक्शन की बात नहीं करना चाहते, और आप कहते हैं हालात बड़े सामान्य। यहाँ अफसर शहीद हुए, टारगेटेड किलिंग्स हुई, माइनॉरिटी की हुई, कश्मीरी पंडित की हुई, हिंदुओं की हुई, मुसलमानों की भी हुई, जो बाहर से लोग आए उनकी भी हुई। और उसके बाद हालात जो है वो आप देश को बताते हैं। अगर हालात अच्छे होते तो चुनाव असेंबली का पहले हो जाता पार्लियामेंट से, क्यों नहीं 5.5 साल से हुआ। और राज्य का दर्जा जो है एक बहुत बड़ी बात है। हमारी ज़मीन और नौकरी के अधिकार जो है वो छिन गए। लद्दाख जो है वो इस वक्त बॉर्डर की मार्च कर रहा था, उसको 144 लगा करके आपने फेल किया। वो लोग मर व्रत पे हैं। लद्दाख को यूटी दे करके आपने देश को कहा कि हमने बात मान ली। वो स्टेटहुड मांगते हैं, असेंबली मांगते हैं, और आप उनको भी दे नहीं रहे अधिकार। जो अधिकार उनको स्टेट सब्जेक्ट बहाल किया वो जम्मू को नहीं दे रहे, जम्मू कश्मीर को नहीं दे रहे। इसलिए जम्मू कश्मीर के लोग नाराज़ हैं। दौड़े बार 3 बार प्रधानमंत्री आए हैं 1 महीने के अंदर। अगर विकास किया होता, लोग खुश होते, तो फिर उनको बार बार आकर के वोटों के लिए भीख नहीं मांगनी पड़ती। इसलिए मैं ये कह दूं कि दोनों कैंडिडेट उनके हारेंगे और बड़ी शिकस्त होगी भारतीय जनता पार्टी को जम्मू रीजन के अंदर। कश्मीर का तो उनका है ही कुछ नहीं, वो तो छोड़ दीजिए इंडिया अलायंस। और पीडीपी के राष्ट्रीय सेक्रेटरी आरिफ लिगारू ने बीजेपी के मंशूर पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए कहा है कि बीजेपी ने जबरदस्ती आर्टिकल 370 को हटाया, जो यहां के लोगों को कबूल नहीं है। 2019 के बाद बीजेपी ने यहाँ पे एक कदम सबको जेलों में, लीडर्स को बंद करके, यहाँ के अवाम को जेलों में बंद करके, यहाँ पे इंटरनेट बंद करके और आर्टिकल 370 और 35A को हटाने का काम किया। ये इस चीज़ का जवाब तो आपको खुद ही मिलना चाहिए कि ज़बरदस्ती से आपने ये काम कर लिया जो यहाँ के लोगों को तस्लीम नहीं है। उसके बाद बीजेपी ने एक यहाँ पे ये भी कहा कि हम जी 3 टायर इलेक्शन करने वाले हैं। तो यहाँ पे डीडीसी का चुनाव हुआ, उस चुनाव का रिजल्ट आपको सामने है। बीजेपी मुझे लगता है पूरे कश्मीर के साइड पे शायद ही कोई सीट उन्होंने जीत पाई। तो आर्टिकल 370 का ढिंडोरा क्या पीट रहे हैं ये कि यहाँ पे जी। और अपनी पार्टी के रहनुमा मोहम्मद अशरफ मीर का कहना है कि 370 को हटाए जाने से लोगों में मायूसी है। मीर ने कहा कि यहाँ के हालात पहले से बेहतर हो गए हैं और इसके लिए वो यहाँ के लोगों और खासतौर पर नौजवानों को मुबारकबाद देते हैं। देखिए, उनका मैनिफेस्टो था तो उन्होंने तो करके दिखा दिया है, बट इट्स अनफॉर्चुनेट कश्मीरी उसमें मायूस था कि ये जो हुआ बिना मंजूरी के और बिना असेंबली के ये हो गया है। लेकिन चूंकि उनका एजेंडा था, हो गया तो हो गया। लेकिन हम अब उसमें एक चीज यहाँ पर था कि जो हमारी यहाँ पर स्टेट थी उसको डिमोट करके उन्होंने यूटी बना दिया। वो यहाँ पर थोड़ा सा एक नाराजगी लोगों में हुई और यहाँ पर हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि कुछ हमारे लिए कुछ और ही हासिल हो जाए। लेकिन बदकिस्मती से हमको एक तो डिमोट कर दिया और दूसरा हमारे से और एक हिस्सा ले गया, लद्दाख और करगिल।
देखिए, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि इन्फिल्ट्रेशन का मामला है, बहुत ही नेग्लिजिबल है। हालात यहाँ ठीक हो गए हैं, एक पीसफुल एटमॉस्फेयर है, लेकिन इसमें मैं सबसे ज़्यादा तो पहले यहाँ के अवाम को मुबारकबाद देता हूँ, बिलखुसूस यहाँ के जवानों को, जिन्होंने एक माइंड सेट बना दिया है कि जो पहले की विरासती जमातें थी उनको कहीं वर्गलाया जाता था, बहकाया जाता था, उनके अंदर एक अच्छा सोच आया है और उन्होंने ये सारी चीज़ें तर्क कर ली हैं। और साथ ही मैं एडमिनिस्ट्रेशन में भी देखता हूं कि अगर पुलिस फोर्स है या फौज है, उन्होंने। और मरकजी वजीर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने कहा है कि पार्टी का इंतखाबी मंशूर पिछले 10 सालों के विरासत पर मबनी है और मुस्तकबिल के 25 सालों के विजन की अक्कासी करता है। डॉक्टर सिंह ने कहा कि मोदी हुकूमत ने न सिर्फ सरहदों पर फौज को दुश्मन के खिलाफ हर कदम उठाने की खुली छूट दी है, बल्कि सरहदी इलाकों के लोगों के लिए भी मुख्तलिफ इकदाम किए गए हैं। भारतीय जनता पार्टी का मैनिफेस्टो रिलीज हुआ है, उसका मूल आधार है हमारे 10 वर्ष की लेगेसी और 25 वर्ष की विजन। और न केवल भारत की वर्तमान परिस्थितियों को, उसकी डेमोग्राफी को मद्देनजर रख करके इसको रचित किया गया, बल्कि आने वाले 20-25 वर्ष में शताब्दी भारत 2047 का भी विजन इसमें झलकता है। जहां तक मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल का संबंध है, बॉर्डर के विषयों को 2 स्तर पर एड्रेस करने का प्रयास किया है। एक तो ये कि हमारी सेनाओं का मनोबल घट जाता था। आप देखते हैं रोजमर्रा फायरिंग होती थी, कभी वो सिर काट कर ले जाते थे, कभी वो बंदी बना करके ले जाते थे और कोई जवाबी कार्रवाई नहीं हुआ करती थी, क्योंकि उस प्रकार की स्वतंत्रता सेनाओं को उपलब्ध नहीं थी यूपीए के दौरान। क्योंकि शायद यूपीए सरकार कुछ एक तुष्टीकरण की राजनीति के चलते समाज के कुछ एक वर्गों को खुश रखने के लिए, रिझाने के लिए सेना को खुले हाथ से काम नहीं करने देती। मोदी जी ने आने के बाद उनको ये स्वतंत्रता दी कि वो अपनी विवेक से निर्णय कर सके। आपने नतीजा देखा कि सर्जिकल स्ट्राइक हुई, उनके घर जाकर के उनको सबक सिखाने का काम हुआ। उसका नतीजा यह कि पिछले कई महीनों से यहाँ इस बॉर्डर पे हर तीसरे दिन क्रॉस फायरिंग हुआ करती थी और यहाँ के लोगों को झेलना पड़ता। अब वो उस तरह का नहीं रहा, सेना का मनोबल भी बढ़ा, उनकी क्षमता भी बढ़ी, उनकी परफॉर्मेंस बढ़ी। और जहाँ तक यहाँ पे रहने वाले लोगों का संबंध है, तो कहा जा सकता है कि ईज ऑफ लिविंग फॉर द बॉर्डर एरिया पीपल। जब भी कहीं फायरिंग होती है वो कूच करते, कभी पंचायत घर में जाते, कभी किसी स्कूल में जाते, कभी रिश्तेदार के घर में। उनके लिए आज फैमिली बंकर्स बना दिए गए। 0 लाइन तक आज सड़कें निर्माणित हुई हैं। 10 साल में सड़कों का जाल बिछ गया इस सीमावर्ती क्षेत्र में। 4% आरक्षण जो कई और जगह दिया गया था, यहाँ पर फिर वही भेदभाव के कारण यहाँ युवाओं को उपलब्ध नहीं था, वो दिया गया। इसी प्रकार यहाँ पर भर्ती बटालियंस का अलग से एक प्रावधान लाया गया। और जम्मू से बीजेपी के मौजूदा एमपी और उम्मीदवार जुगल किशोर शर्मा ने न्यूज 18 से खुसूसी बातचीत की। उन्होंने पार्टी मंशूर को बसीरत अंगेज और तारीखी करार देते हुए इसकी तारीफ की। शर्मा ने दावा किया कि वजीर दाखिला की 16 अप्रैल को जम्मू में होने वाली रैली तारीखी होगी। उन्होंने अपोजिशन जमातों को मायूस और बेसमत करार दिया है। जो आज मैनिफेस्टो जारी हुआ है, आप इसको किस तरह से लेते हैं? क्या ये वो डॉक्यूमेंट है, क्या ये वो विजन के साथ वो विजनरी डॉक्यूमेंट है जो कि विकसित भारत की जो एक सोच है 47 तक ले जाने की, उसके लिए ये संकल्प पत्र एक बड़ा एक संगमील साबित होगा? देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की जो सोच है, सेवा, सुशासन और गरीब कल्याण के प्रति समर्पण भावना से काम करना, और उन्होंने वो पीछे भी करके दिखाया। 10 सालों में उन्होंने देश और दुनिया को दिखाया कि वो सेवा भाव और समर्पण भाव से समाज की सेवा करते हैं। और आपने देखा होगा कि जो संकल्प पत्र में भी उन्होंने जो भी संकल्प पत्र में लिखा गया, जिस संकल्प लेने की बात की गई है, उसमें भी आपने देखा होगा कि भाई गांव, गरीब, किसान और फिर इसके साथ ही जो नौजवान हैं उनके लिए, और विशेष तौर पर विकसित भारत बनाने के लिए जो जरूरी है वही उन्होंने इस संकल्प पत्र में रखा है। और मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूं कि ये जो एक एक शब्द जो संकल्प पत्र में है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी की गारंटी है, और मोदी जी की गारंटी पर सबको विश्वास भी है। और मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं।
और भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसके संकल्प पत्र में उन्होंने जो कहा वो करके दिखाया। मैं ज़्यादा नहीं, एक दो चीज़ें आपको बताना चाहता हूँ। जैसे उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार गांव, गरीब और किसान को समर्पित रहेगी, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि उन्होंने गांव के लिए, गरीबों के लिए और किसानों के लिए जो कहा वो करके दिखाया। और फिर भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में अक्सर धारा 317 का जिक्र होता था और 35A का जिक्र होता था, और राम मंदिर का भी जिक्र हुआ करता था, और उसके बाद 3 तलाक का भी जिक्र हुआ करता था। तो देश के प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उन्होंने वो भी करके दिखाया। धारा 317 को भी हटाया, 35A को भी हटाया, और भव्य राम मंदिर का निर्माण, चाहे वो उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद, लेकिन मंदिर का निर्माण कार्य पूरा किया, वहाँ रामलला जी की प्राण प्रतिष्ठा भी की, और 3 तलाक जो महिलाओं को, विशेष तौर पर हमारी जो मुस्लिम बहनें हैं, उनको जो परेशानी होती थी उससे भी उनको निजात दिलाई। तो मेरा इतना ही कहना का तात्पर्य है कि आज के संकल्प पत्र में एक एक शब्द जो है वो मोदी की गारंटी है। कैमरामैन आशु के साथ में समीर भट्ट, न्यूज़ 18 जम्मू। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। पीपल्स कॉन्फ्रेंस के चेयरमैन सज्जाद गनी लोन ने बारामूला सीट पर इलेक्शन के बारे में कहा कि उन्हें उम्मीद थी कि वहां से एक कश्मीरी इलेक्शन लड़ेगा, लेकिन वो एक सयाह को मुकाबला करते हुए देख रहे हैं और वो यहां सयाहों का खैर मकदम करते हैं। उन्होंने बिल वास्ता उमर अब्दुल्ला की तरफ इशारा किया। बीजेपी के मंशूर पर उन्होंने कहा कि रियासत का दर्जा एक ऐसी चीज है जो उनके नजरिए का अहम हिस्सा है। एनसी की जानिब से उन्हें बीजेपी की ए, बी और सी टीम करार दिए जाने पर लोन ने कहा कि वो अच्छे फ्रिक्शन राइटर्स हो सकते हैं, मगर लोग उन्हें आने वाले इंतखाबात में मुनासिब जवाब देंगे। सज्जाद लोन ने कहा कि उमर और फारूक अब्दुल्ला वजीर दाखिला के सामने भीख मांग रहे हैं कि उन्हें क्रिकेट स्कैंडल में नरमी बरती जाए। उसमें शोइबुक के हैं और नस्लापोरा से हैं और बदपोरा के हैं। तो हमने इनको सबको वेलकम किया। मेरे साथ मेरे प्रोविंशियल प्रेसिडेंट साहब हैं, हमारे परवेज साहब हैं, तो ये फयाज साहब हैं, रजब साहब हैं, ये सब आए हैं यहाँ। तो हम इनको जो है खुशामदीद कहते हैं। सर, नॉर्थ कश्मीर की सीट पर आप किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? क्योंकि उमर अब्दुल्ला ने भी वहीं से अपने कागजात नामजदगी दाखिल करने का ऐलान किया है और एट द सेम टाइम इंजीनियर रशीद भी उसी सीट से जेल में होने के बावजूद लड़ रहे हैं। तो किस तरह का मुकाबला देख रहे हैं? मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कोई कश्मीरी लड़ेगा। टूरिस्ट आया है तो कोई बात नहीं है, हम तो टूरिज्म के लोग हैं, उसमें क्या प्रॉब्लम है? टूरिस्ट से आपकी मुराद उमर अब्दुल्ला? वो आप खुद समझ लें। आपने बोला, मैंने तो नहीं बोला ना। जिस तरह से आज बीजेपी का मैनिफेस्टो आया है उसमें उन्होंने कहा है कि 370 हो गया है, अब 19 की उसमें बात नहीं की। तो किसकी? जो बीजेपी का नहीं, स्टेटहुड जो है किसी भी हालत में, मतलब दिस इज समथिंग विच इज द कॉर्नर स्टोन ऑफ आवर आइडियोलॉजी दैट वी विल हैव टू गेट आवर स्टेटहुड बैक। तो जिस तरह से हम नॉर्थ कश्मीर में किस तरह का मुकाबला आप देख रहे हैं? क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा था कि एनसी जो है उन्होंने वहां से जीता था, लेकिन इस बार 2-4 पार्टियां एनसी ब्लेम कर रही है कि बीजेपी इसलिए मैदान में नहीं आ रही है, वो एबीसी टीम को सपोर्ट कर रही है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं इसके बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देने वाला हूं। मैंने पूरा वो नहीं सुना है जो उन्होंने बोला है, थोड़ा टिटबिट सुनी है। तो फिक्शन राइटर अच्छे हो सकते हैं, मैं उनको इंशाअल्लाह, मुझे अपने लोगों पर पूरा भरोसा है कि हमारी जीत होगी, उनकी शिकस्त होगी। और उसके बाद चूंकि वो बेकार होंगे, फिक्शन राइटिंग में उनका अच्छा काम हो सकता है, क्योंकि कहानियां बनाने में, मनगढ़ंत कहानी में बहुत अच्छा काम करते हैं। तो मैं एक एक चीज का जवाब दूंगा। हमारे पास हिस्ट्री है, हमारे पास हिस्ट्री है। हम बीजेपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस का जो अलायंस था, हम उसके विक्टिम रह चुके हैं। मेरा फादर असॉल्ट हुआ है उनके टाइम में। आप तो अनफॉर्चुनेटली पढ़ते भी नहीं है। तब इनका शिवसेना इनका अलायंस पार्टनर होता था। एक कालका जी महाराज हुआ करता था महाराष्ट्र का, जड सिक्योरिटी दी थी फारूक अब्दुल्ला ने उसको। तो 72 साल के अब्दुल गनी लोन को घसीट के उसने बाहर निकाला था, मारा था जम्मू में। हमने देखा है इनका। उसके बाद पोटा उस टाइम में लाया है इन्होंने। उसके बाद जितनी भी वहां ह्यूमन राइट वायलेशंस थी उस टाइम में, उमर अब्दुल्ला एज फॉरेन मिनिस्टर एक शील्ड थे कि कोई ह्यूमन राइट वायलेशन नहीं है कश्मीर में। ये क्या बोलेंगे हमें? टास्क फोर्स से लेकर फिर उसके बाद उससे पहले कांग्रेस से मिले तो 87 किया। सो बोलने के लिए बहुत है, बाकी जिनको इल्जाम देना है वो दे। मैं उस मेजॉरिटी में हूं जो जेल भी गया है, जिसने टॉर्चर भी खाया है,
जिसके फादर को भी मारा गया है। सो मैं उस मेजॉरिटी में से हूं। ये वो माइनॉरिटी में है जिनने लोगों को जेल भेजा, ये उस माइनॉरिटी में है जिनने लोगों पर पीएसए लगाया, ये उस माइनॉरिटी में है जिन्होंने गोलियां चलवाई और आज हर गांव में एक मरगुजार है। सो लेट देम नॉट सरमनाइज मी। मुझे ये ना करे, ये किसी और को दे। और बानेहाल में बारिशों की वजह मुजव्वजा रैली और रोड शो का प्रोग्राम नहीं हो सका तो उमर अब्दुल्ला ने खड़ी में अवामी रैली से खिताब किया। उन्होंने गुलाम नबी आजाद और भारतीय जनता पार्टी को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि एक तरफ से वो सोच है जो यात्रा निकालने के नाम पर लोगों को लड़ाते, नफरत फैलाते, भाईचारे को नुकसान पहुंचाते और मस्जिदों को तबाह करते हैं, और दूसरी तरफ वो सोच है जो सबको भाईचारे के साथ जोड़कर चलना चाहते हैं और किसी भी तरह की मजहबी मुनाफरत को कम करने और मुल्क को जोड़कर अमन कायम करना चाहते हैं। उन्होंने आजाद की पार्टी को निशाना बनाते हुए कहा कि डस्टबिन, बाल्टी हो या कोई और, उनको किस मकसद से मैदान में उतारा गया है ये सोचना जरूरी है। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि उन्हें अफसोस है कि आजाद कांग्रेस कितने बड़े लीडर थे, यानी कि उन्होंने कहा कि गुलाम नबी आजाद कांग्रेस के कितने बड़े लीडर थे और वो सोचते थे कि अगर कांग्रेस की हुकूमत आती है तो आजाद को सदर या नायब सदर बनाया जाएगा, मगर मुल्क की सतह का लीडर आजाद यानी गुलाम नबी आजाद आज एक पार्लिमानी नशिस्त तक महसूस होकर रह गया है और चुनाव में वोट तकसीम करने और भाजपा को फायदा पहुंचाने के लिए मैदान में है। बीजेपी की इतनी क्या कमजोरी कि उनको बाहर से उम्मीदवार लाने पड़ रहे हैं अपनी मदद कराने के लिए? क्या 10 साल जो यहाँ एमपी रहे हैं क्या इतने कमजोर रहे? क्या इतने कमजोर रहे कि उनको दूसरों की जरूरत पड़ी? श्रीनगर से कोई उम्मीदवार नहीं, बारामूला से कोई उम्मीदवार नहीं, उम्मीदवार उतारो तो सिर्फ उधमपुर की पार्लिमानी सीट से, और चुन के वो उम्मीदवार उतारा कि यहां पे चुनाववादी के वोट जो है वो बढ़ जाए। मकसद उनका जीतना नहीं है, ये लिख के ले लीजिए मुझसे, क्योंकि अगर वो जीतना चाहते थे खुद मैदान में आजाद साहब उतर जाते, खुद उतर जाते। क्या जरूरत थी अपने किसी साथी को लाने की? क्योंकि वो जीतने के लिए मैदान में नहीं उतरे हैं, वो आपकी आवाज को कमजोर करने के लिए मैदान में उतरे हुए हैं। तो ये याद रखिए खड़ी के आप, यहां जो वोट हाथ के निशान के अलावा किसी भी और निशान पे पड़ा वो सीधा सीधा कमल के फूल को वोट कर रहा है, ये याद रखिएगा। ये किसी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नायब सदर उमर अब्दुल्ला ने रामबन का दौरा करके चौधरी लाल सिंह के हक में मुहिम चलाई। उन्होंने मरकजी हुकूमत व जम्मू कश्मीर इंतजामिया को हर महाज पर मुकम्मल नाकाम होने का इल्जाम लगाया। उमर अब्दुल्ला ने जिला सदर मकाम रामबन में पैदल मार्च करने के बाद लोगों से खिताब किया। उन्होंने कहा कि बीजेपी जम्मू कश्मीर में ही नहीं बल्कि पूरे मुल्क में लोगों को मजहब के नाम पर तकसीम कर रही है। आप ये समझ लीजिए कि चौथा बटन जो है जिसके सामने हाथ का निशान है वो आज हल का भी निशान है। दोनों मिलके हम इलेक्शन लड़ रहे हैं। हमने इंडिया गठबंधन का जो उम्मीदवार है उनको यहां से कामयाब करके दिल्ली भेजनी है, ताकि हमारे साथ जितनी भी ज्यादतियां हुई हैं, जितनी भी नाइंसाफी हुई है, जितना भी हमें तरपाया गया, तंग किया गया, मायूस किया गया, उन सब चीजों का हम इलाज हासिल करके दोबारा जम्मू कश्मीर रियासत को एक खुशहाल, एक खुश और एक अमन से भरा हुआ, प्यार से भरा हुआ। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। मथुरा में पुलिस और शातिर बदमाश की मुठभेड़, पुलिस की गोली से बदमाश घायल, आरोपी पर कई मामले दर्ज। गोरखपुर की कैंच पुलिस ने फर्जी दरोगा को किया गिरफ्तार, फर्जी आई कार्ड समेत पुलिस की वर्दी भी बरामद, ससुराल वालों को धंधौस दिखाकर लूटे थे रुपए। आगरा में अनियंत्रित होकर ट्रक की चपेट में आई बाइक, 2 महिलाओं की हुई मौत, थाना शमशाबाद क्षेत्र के राजाखेड़ा रोज की घटना। गोरखपुर में डॉक्टर की पत्नी पर जानलेवा हमला करने वाला गिरफ्तार, आरोपी के पास से धारदार हथियार भी बरामद। प्रयागराज में नशे में धुत युवकों के हंगामे के मामले में एक्शन, कार सीज, 25,000 रुपए का चालान, स्टेशन के बाहर मचाया था हुड़दंग।
बुलंदशहर में कबाड़ भरे प्लॉट में मानव कंकाल मिलने से हड़कंप। 1 महीने पुराना बताया जा रहा नरकंकाल। सिकंदराबाद थाना इलाके का मामला। बांदा में ग्राहक ने काटी दुकानदार की उंगली। महज 50 रुपए के विवाद में काटी उंगली। पुलिस ने केस दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। कानपुर में ईद के दिन पुलिस से झड़प का मामला। सपा विधायक अमिताभ वाजपेयी पर केस। कांग्रेस प्रत्याशी आलोक मिश्रा पर भी केस। 5 नामजद और 200 अज्ञात पर मुकदमा दर्ज। बागेश्वर में गहरी खाई में गिरी बेकाबू कार। हादसे में 4 लोगों की हुई दर्दनाक मौत। चारों शवों को नदी से बाहर निकालने के बाद शिनाख्त में जुटी पुलिस। पौड़ी गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी का प्रचार अभियान जारी। आज रुद्रप्रयाग के अगस्त्य मुनि, तलवाड़ा और रामपुर में करेंगे जनसंपर्क। लोगों से करेंगे बीजेपी को वोट करने की अपील। लोकसभा चुनाव के लिए आया बीजेपी का घोषणा पत्र। पीएम मोदी की मौजूदगी में हुआ जारी। 2047 तक विकसित भारत बनाने का संकल्प। बीजेपी के घोषणा पत्र जारी करने के मौके पर बोले पीएम मोदी, अगले 5 साल में मुफ्त बिजली, गैस की कम कीमत, पौष्टिक मुफ्त राशन पर काम, सभी बुजुर्गों के लिए आयुष्मान योजना और गरीबों के लिए पीएम आवास। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है न्यूज 18 जेके पर। आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। पीडीपी मीडिया एडवाइजर इल्तिजा मुफ्ती ने कहा है कि मौजूदा हुकूमत ने जम्मू कश्मीर को जेल में तब्दील कर दिया है और लोगों को जारी मसाइल से निपटने के लिए तब्दीली के लिए वोट देना चाहिए। इल्तिजा ने कहा कि जम्मू कश्मीर के लोगों को बहुत नुकसान पहुंचा है और लोगों के मसाइल बड़े हैं। मरहबा कुलगाम में पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन मुनक्किद हुआ। मोहम्मद अमीन डार और दीगर लीडरान ने इस मौके पर शिरकत की। पीडीपी जो है कैंपेनिंग कर रही है, कैसा लग रहा है आपको? रिस्पांस कैसा है? रिस्पांस आप खुद देख रहे हैं। मुझे लगता है मोर देन एनीथिंग यहाँ लोगों को बहुत दर्द है। वो एक अज़ाब शिकस्त से गुजर रहे हैं 2019 से, और वो अपनी बात जाहिर कर भी नहीं पा रहे हैं क्योंकि 2019 से आप देख रहे हैं मरकजी सरकार ने जम्मू कश्मीर को कैसे एक जेल में तब्दील किया है। तो मुझे लगता है इलेक्शन बहुत जरूरी है क्योंकि उनको एक मौका मिलेगा अपने जज्बात एक्सप्रेस करने का, जाहिर करने का। मैसेज जम्मू कश्मीर की आवाम से यही होगा कि अगले 5 साल हमारे लिए क्रूशियल है। हमारी शनाख्त, हमारी आइडेंटिटी, सब कुछ दांव पे है। इसलिए खुदा ना खासा अपना वोट उस बंदे को मत दीजिए जो आपकी बात नहीं रखे। उसी बंदे को चूज करे जो बेबाकी से आपके इश्यूज को हाईलाइट करे। जम्मू कश्मीर का इश्यू ना सड़कों के बारे में है, ना ड्रेन्स के बारे में है। ये हमारी आइडेंटिटी के बारे में है, हमारी शनाख्त, हमारे फ्यूचर के बारे में है। इसलिए आपका वोट कीमती है। योर वॉइस मैटर्स, योर वोट मैटर्स। और जम्मू कश्मीर बीजेपी के सदर रविंद्र रैना ने जिला डोडा में पार्टी कारकुनों के साथ एक रैली निकाली और उधमपुर कठुआ सीट के उम्मीदवार डॉक्टर जितेंद्र सिंह के हक में मुहिम चलाई। रविंद्र रैना ने कहा कि इस बार बीजेपी डोडा उधमपुर सीट पर 4 लाख वोटों से जीतेगी। उन्होंने ये भी कहा कि एनसी, कांग्रेस, पीडीपी को आवाम को हिसाब देना चाहिए। रैना ने सवाल किया कि उन पार्टियों ने अपने दौर में आवाम के लिए क्या काम किया। रविंद्र रैना ने कहा कि पीडीपी, कांग्रेस, एनसी ने मजहब के नाम पर वोट लिया और मजहब के नाम पर लोगों को तकसीम किया। जम्मू कश्मीर की भाजपा की हड्डी अगर ये। और बीजेपी जम्मू कश्मीर के सदर रविंद्र रैना ने कहा कि डोडा, उधमपुर, कठुआ लोकसभा सीट पर तीसरी बार कमल खिलेगा। वो न्यूज 18 जेके से बात कर रहे थे। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब एकजुट होकर जो डेवलपमेंट मोदी साहब ने की है इस डोडा, किश्तवाड़, रामबन में, उसके लिए वोट देंगे। एक जमाना था जब कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकारें थी। डोडा, किश्तवाड़, रामबन का खस्ता हाल कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने किया। आज बीजेपी की हुकूमत है, जन्नत बनाया है डोडा, किश्तवाड़, रामबन को यहाँ, और ये बीजेपी की देन है। अगर देखा जाए आज बीजेपी ने मैनिफेस्टो भी जारी किया, उसमें कई बातें की गई है। गरीब का भला, आम आदमी का भला, डेवलपमेंट, हर शख्स का भला बीजेपी करेगी। ये बीजेपी का कमिटमेंट है। मोदी साहब पूरे मुल्क को अपना घर मानते हैं। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में हैं भाई भाई। ये प्यार, ये यकजहती, ये हिंदू मुसलमान भाईचारा ये हमने कायम किया। कांग्रेस के जमाने में तो दंगे ही दंगे होते थे। तबाही की कांग्रेस ने, लूटा, गरीबों के साथ जुल्म किया। आज गरीबों को इंसाफ मिला, मोदी साहब ने दिया, बीजेपी ने।
और श्रीनगर लोकसभा सीट से अपनी पार्टी के उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर ने कहा है कि श्रीनगर के लोग तब्दीली चाहते हैं। नौजवान मंशियात और तनाव का शिकार हैं। मीर ने कहा कि वो आवाम के दरमियान जा रहे हैं और आवाम में शदीद नाराजगी है। नौजवानों की बेरोजगारी एक बड़ा मसला है। अपनी पार्टी के श्रीनगर से उम्मीदवार मोहम्मद अशरफ मीर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। सीधे उनका रुख करते हैं। सर, ये बताइए कि आपकी पार्टी वजूद में आने के बाद ये पहला मौका है कि चुनावी मैदान में है, किस तरीके का रिस्पांस आपको मिल रहा है? देखिए, जहां तक हमारे जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी का रीच आउट का प्रोग्राम है, हम जगह जगह घूमे हैं। इन 4 सालों में जब से हमने पार्टी की बुनियाद दाग बेट डाली है, हमने देखा है लोग बहुत मायूस हैं, नाराज है, डिजेक्टेड लग रहा है उनको। बहुत अफसोस का मुकाम है कि यहाँ पर पिछले 40-50 साल से वो चीज़ें हो ही नहीं जो होनी चाहिए। यहाँ देश ने इतनी तरक्की की है, यहाँ सिटीज़ कॉस्मोपॉलिटन, मेट्रोपॉलिटन और बहुत तरक्की में, स्मार्ट सिटीज़ में आ गए हैं। आज हम अभी भी ऐसा कुछ है कि जम्मू कश्मीर में बहुत से इश्यूज हैं। खास करके अगर मैं नंबर 1 इशू मानता हूं कि यहाँ का जवान बेरोजगार है। आज अगर देखेंगे वादी में कम से कम 15 लाख के करीब अनएम्प्लॉयड एजुकेटेड यूथ होंगे। बेरोजगारी का आलम है। सरकार की तरफ से कोई पेशरफ नहीं है। देखेंगे इंशाल्लाह आने वाले वक्त में जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी आएगी तो इनके लिए हमें फोकस करना पड़ेगा। जी, बदलाव की आप बात कर रहे हैं। अगर लोग आपको मैंडेट देते हैं तो आपके पास क्या ब्लूप्रिंट है श्रीनगर को लेकर? देखिए, बहुत ही बड़ा इशू है हमारा स्टेट का कि हमें अपनी स्टेट, अपनी पहचान वापस आनी चाहिए। वो हमें गवर्नमेंट से भी, मिनिस्ट्री से भी, पार्लियामेंट से भी हमें प्रॉमिस हुआ है, लेकिन अभी तक हुआ ही नहीं है। लेकिन जब तक इसके लिए हम कुछ पेशरफ्त या पहल नहीं करेंगे तब तो आपको भी ये भी पता है कि आज अपने माँ से आप अपना खाना अपने बच्चे को बिना मांगे ही कोई नहीं देता है। तो इसकी ये तो हमें प्रायोरिटी है कि हम स्टेट इमीडिएटली हमें रेस्टोर होनी चाहिए। दूसरा इमीडिएट रेस्टोरेशन है कि हमें एक रिलीफ मिलना चाहिए कि हमारे यहाँ यूथ के लिए एम्प्लॉयमेंट का पैकेज आना चाहिए, एंगेजमेंट ऑफ यूथ होना चाहिए। आज हमारा यूथ इस वक्त डिप्रेशन का शिकार है, ड्रग्स का शिकार है। उसके लिए हमें बहुत ही ये हमारा चैलेंजिंग टास्क है। और साथ ही हम चाहते हैं जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी, आप आने वाले वक्त में देखेंगे विद इन डेज हम अपना जो एजेंडा दे देंगे वो डेवलपमेंटल एजेंडा भी होगा, लेकिन साथ ही साथ उसके साथ ये जो हमें गारंटीज होनी चाहिए उसमें एक तो है जमीनों का तहफ़्फ़ुज़ और नौकरियों का तहफ़्फ़ुज़। वो इन और कांग्रेस के सीनियर लीडर पीरजादा मोहम्मद सईद का कहना है कि जमीनी सतह पर बीजेपी की हालत इससे मुख्तलिफ है जो उनके लीडरान मीडिया में दावा करते हैं। उन्होंने कहा कि यही वजह है कि बीजेपी को कश्मीर से कोई मुनासिब उम्मीदवार इलेक्शन के लिए नहीं मुहैया हो पा रहा है। जम्हाल अनंतनाग में पार्टी कारकुनों से खिताब के दौरान पीरजादा ने कारकुनों से तलकीन की कि वो अलायंस उम्मीदवार मियां अल्ताफ के हक में मुहिम शुरू करें। 6 सीटें लद्दाख के समेत हम जीत जाएंगे और ग्राउंड रियलिटी जो है वो डिफरेंट है। जो कश्मीर, जम्मू कश्मीर के लोगों का रुझान है वो भाजपा सरकार के खिलाफ है और लोग उनके हक में नहीं है, डरते हैं वो लोगों से। और यही वजह है कि उनका कैंडिडेट जो है वो अनाउंस नहीं कर सकते। और मुझे लगता है कि वो इलेक्शन के लिए कोई कैंडिडेट भी खड़ा कर सकते। और नेशनल कॉन्फ्रेंस के सूबाई सदर नासिर असलम वानी ने कुपवाड़ा में एक वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब करते हुए पीडीपी और पीपल्स कॉन्फ्रेंस पर निशाना साधा। वानी ने कहा कि जम्मू कश्मीर की तबाही के लिए ये 2 जमातें जिम्मेदार हैं। वानी ने कहा कि सज्जाद लोन बीजेपी के उम्मीदवार हैं। गारंटी थी, कॉन्स्टिट्यूशनल गारंटी, इसको एक जब रूट मेजॉरिटी मिली एक पार्टी को, उन्होंने इसको उड़ा लिया। ये उनका एजेंडा था पिछले 70 साल से। ठीक है जी, हम लोग उसी कानूनी हैसियत को वापस हासिल करने की कोशिश करेंगे। मुद्दत लगे, हम अपना एजेंडा नहीं छोड़ें। पहुंचानी है कि जो हमारा तशक्कुस हमसे छीना गया है, जो हमारी आइडेंटिटी छीनी गई है, उसको रेस्टोर किया जाए। वो आवाज पार्लियामेंट तक जानी चाहिए। प्राइमरी तो वो है। क्राउन ऑफ इंडिया थे हम, स्टेट लेवल से पहली दफा देखा है एक स्टेट को यूटी बनाते हुए। आज तक जो भी मिसालें आई हैं, यूटीज को अपग्रेड करके स्टेट बनाया जाता है। ये हमें क्यों सजा दी गई है उसके बारे में
और नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर कैसर जमशेद लोन ने कुपवाड़ा में वर्कर्स से खिताब के दौरान महबूबा मुफ्ती पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि शुमाली कश्मीर के जिस लीडर को पीडीपी ने पार्टी से बरतरफ किया था, आज उसी को उम्मीदवार बनाया गया है। लोन ने कहा कि इससे ये वाज़ेह होता है कि पीडीपी बीजेपी की पैदावार है और वोट को तकसीम करने और बीजेपी के उम्मीदवार की मदद में अपना कलीदी रोल निभा रही है। महबूबा जी ने उस वक्त ऐलान किया कि इन्होंने गलत किया और मैं इनको पार्टी से बर्खास्त करती हूँ। ठीक है, मैं अप्रिशिएट करता हूं उसके उस फैसले को, लेकिन आज उसने फिर उनको दाखिला दिया अपनी पार्टी में और फिर मैंडेट दिया। मैं महबूबा जी से सिर्फ अदबन ये सवाल करता हूं, जवाब चाहता हूं, वो तब सही थी कि अब सही है? वो इस बात का जवाब दे इस कौम को। ये सिर्फ कैसर लोन नहीं जानना चाहता है, ये पूरी कौम जानना चाहते हैं, ये पूरी कौम जानना चाहती है इस कौम के साथ धोखा किया। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। न्यूज 18J के LH पर आप देख रहे हैं कश्मीर न्यूज। जम्मू कश्मीर की सियासी जमातों में आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात के पेश नजर साफ तौर पर बीजेपी का डर नजर आ रहा है। बीजेपी मुल्क में नंबर 1 पर है और आसानी के साथ पार्लिमानी इंतखाबात में जीत दर्ज करेगी। इन बातों का इजहार बीजेपी जिला सदर शोपियां मोहम्मद यूसुफ भट्ट ने किया, रशीपुरा में किया। उन्होंने बताया कि बीजेपी कुछ ही रोज में अपने उम्मीदवारों का नाम जाहिर करेगी। जो 70 सालों से यहाँ पे चल रहे हैं, बीडीपी हो, NC हो, कांग्रेस हो, नेशनल हो, इन्होंने क्या किया 70 सालों में? इसीलिए ये सारे बुखलाट है, इनको डर है बीजेपी का। इन पार्टियों को सबको डर है। कल देखा, कल उन्होंने एक MLA साहब ने, उधर एक्स मिनिस्टर थे, उन्होंने पहले वीडियो दिया मैं इलेक्शन के लिए नहीं तैयार हूँ, फिर बोलता मुझे तबीयत ठीक नहीं, कल बोला उन्होंने दोबारा नहीं, मुझे तबीयत ठीक हो गया। यह डर, यह बीजेपी का डर इन लोगों को। बीजेपी वो पार्टी, वाहिद पार्टी है ये जो पूरे मुल्क में है, नंबर 1 पे है और इसको कोई डर नहीं है। हमें पूरा यकीन है हम पूरे जीत पाएंगे, फुल अक्सरियत से पूरे। और 85 साल और इससे ज्यादा उम्र के अफराद के साथ साथ 40% से ज्यादा माजूरी के हामिल अफराद के पास लोकसभा इंतखाबात में आज अपने घरों में वोट डालने का इख्तियार है। लोकसभा इंतखाबात के पहले मरहले के लिए वोटिंग का आगाज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के बुजुर्ग शहरियों और माजूर अफराद के लिए घर से पोलिंग के इकदाम के साथ हुआ। घर से बैलेट पेपर के जरिए 98 बरस के कासिमुद्दीन ने उधमपुर लोकसभा के लिए अपना वोट डाला। वो डाल है जो कुछ डाल है वो मेरा हित है। जी जी इंशाल्लाह वो कामयाब हो जाएगा जिसने वोट दी तो। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। 37 साल की है और ये मैं ज़िंदगी में पहली बार ऐसा देख रहा हूँ। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ J&K UT के हमारे इलेक्शन कमिश्नर जो हैं, ये उन्होंने अच्छा फैसला लिया हुआ है। इसमें हमारे जो बूढ़े बुजुर्ग थे वो नहीं जा सकते थे, कहीं ना कहीं वोट ज़ाया होता था। ये वोट देना, राय देना, ये एक हर इंसान का हक होता है। तो मैं उनका दिल से अपने पूरे गाँव की तरफ से शुक्रिया अदा करता हूँ, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन का शुक्रिया अदा करता हूँ। इस वक्त मैं देख रहा हूँ यहाँ तहसीलदार साहब आए हुए हैं, SDM साहब आए हुए, बाकी तमाम अधिकारी आए हुए हैं, ये वोट लेने वाली तो तमाम टीमें आई हुई है। मैं आपको में ऐसा बिल्कुल नहीं होता था, होता होगा कहीं आगे और बाकी रियासतों में, लेकिन हमारी रियासत में पहली मर्तबा हो रहा है। इसके लिए मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारी डिस्ट्रिक्ट जिला डोडा में फॉर्मली इलेक्शंस का आगाज हो चुका है। आज के दिन हमारे पहले वोटर ने अपना इन इलेक्शंस का वोट डाल दिया है और ये वोटर एक तरीके से बहुत स्पेशल हैं। ये एक स्पेशल ड्राइव है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिन्होंने एक बहुत ही नोबल इनिशिएटिव लाया कि जो हमारे एब्सेंटी वोटर हैं, चाहे वो स्पेशल एबल्ड हों, चाहे वो बुजुर्ग हों, चाहे वो कोविड के विक्टिम हों, उनको उनके घर से वोट डालने का एक अलग ही नायाब सा तरीका उन्होंने निकाला। और आज के दिन हमारी तकरीबन 31 टीम्स, जो कि 3 हमारी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसीज हैं, उसके तमाम जितने गांव हैं, वहां जा जाके हमारे तकरीबन 85 जो हमारे स्पेशल एबल्ड लोग हैं और 90 हमारे ऐसे लोग जो 85 साल की उम्र से ज्यादा के हैं, उनके घर जाके उन्होंने वोट डलवाया। बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज ग्राउंड से आना शुरू हो चुकी हैं, जिसमें एक को मैं रेफर करना चाहूंगा, कासिम साहब, जो कि भलेसा के रहने वाले हैं। उनके तो रिमार्क्स इस टाइम वायरल हो रहे हैं। उनका ये कहना है कि अगर ये चीज का इजाद पहले हुआ होता तो हम आज तक जो कभी बीच बीच में इलेक्शंस में नहीं जा पाते थे वोट डालने, वो कभी ना होता और इससे डेमोक्रेसी रियली स्ट्रेंथन अप हो रही है। तो ये एक मुबारक का मौका है हम सबके लिए और
एक पैगाम है कि हमारे अगर बड़े बुजुर्ग, अगर हमारे स्पेशली एबल्ड लोग, अगर हमारे जो सबसे डिप्राइव्ड लोग हैं वो वोट डालने के लिए आगे आ सकते हैं, तो आने वाली 19 तारीख को आप सब भी बढ़ चढ़कर इलेक्शंस में पार्टिसिपेट करें और अपना जो कीमती वोट है वो जरूर। और बैके में सियाहत लद्दाख करगिल ने हरदास गांव में खुबानी के फूलों का मेला मुनक़िद किया। हरदास अपनी लजीज खुबानी के लिए पूरे लद्दाख में मशहूर है। दर्जनों गैर मुल्की और मकामी सयाह इस फेस्टिवल में शामिल थे। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट करगिल मेहमान खुसूसी थे। हाज़रीन ने खुशी और जोश का इजहार किया। आज यहाँ आया हूँ एक्चुअली मैं स्वीप के जो एम इन ऑब्जेक्ट्स को प्रमोट करने के लिए आया हूँ और आपके टूरिज़्म के इस फेस्टिवल का फ़ायदा उठा रहे हैं। लेकिन मैंने देखा यहाँ से लोग इंटरनेशनल टूरिस्ट भी आए, कुछ जापान से भी आए हुए हैं। तो मैं समझता हूँ धीरे धीरे लद्दाख, पूरे लद्दाख, लेह और करगिल का आइडेंटिटी बहुत अच्छा बनेगा। वी आर कल्चरली रिच, हम लोग कल्चरली बहुत रिच हैं। लेह और करगिल का बहुत ही खूबसूरत मिश्रण है और लेह और करगिल कल्चरली बिल्कुल सेम है। तो मैं समझता हूँ हमारा आइडेंटिटी धीरे धीरे इंटरनेशनली बहुत अच्छा बनेगा। हमारा एम यही है कि जो हमारा समर सीज़न का भी स्टार्ट है, टूरिस्ट जो समर टूरिज़्म का भी स्टार्ट है, तो हमारी कोशिश है कि रास्ता भी अभी खुल गया तो टूरिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोत्साहित करें कारगिल में विजिट करने के लिए। और उसके लिए जो भी कदम उठाए जा रहे हैं उसी का एक पार्ट एप्रिकॉट ब्लॉसम फेस्टिवल है। तो ये एप्रिकॉट ब्लॉसम का जो फेस्टिवल है, सेकंड टाइम हो रहा है और बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत दूर दराज लोगों से भी मतलब लोग आ रहे हैं। बहुत मतलब बहुत ज़्यादा टूरिस्ट भी यहाँ हैं और बहुत बड़े लीडर्स की भी यहाँ है। मुझे लद्दाख आना बहुत पसंद है, स्पेशली कारगिल, बिकॉज बहुत वार्म है यहाँ के लोगों का नेचर। एंड ये मेरा तीसरा साल है एप्रिकॉट ब्लॉसम का एंड मुझे यहाँ पे आके बहुत अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे हर साल गवर्नमेंट एंड यहाँ की जो एसोसिएशंस हैं वो इतने एफर्ट्स डालते हैं कि यहाँ अलग अलग ट्राइब्स और अलग अलग गाँव से लोग लेकर आते हैं वो परफॉर्मेंसेस के लिए। तो आई बिलीव कि अपनी जो लीगेसी है उसे कैरी करना है, उसे गायब नहीं होने देना। जो हमारे रूट्स हैं वो इतने इंपॉर्टेंट हैं। यहाँ पर आके मुझे पता चलता है कि जो एक आर्म स्वेटर और पैंट में जो लोग बिल्कुल नॉर्मल लगते हैं, वही जब जैसे ही अपने कल्चर की। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। जिला पुलवामा के नामन काकापुरा में पुलिस और सीआरपीएफ के मुश्तरका नाके पर तैनात एहलकारों ने एक कार सवार मोहम्मद सलीम की जान बचाने में मदद की। वो अपनी गाड़ी में अचानक बेहोश हो गया। एहलकारों ने फर्स्ट एड देकर कड़ी भोग के सलीम की जान बचाई। सलीम ने पुलिस और सीआरपीएफ का शुक्रिया अदा किया। तोरे घर पकान बहुत रेलवे नश तो मे बसो थोड़ा हार्ट दम हिव तन JK पुलिस तो बे CRPF इन सती बह रुक्योस यमन नश मे दिस ब्रेक अति तो बह रुक्योस मे वोन मे यथ कन गसान पे गई मे थोड़ा हालात बी तम सात खराब तो तिम आये तिमो दुत मे CPR तो बी दिस तिमो त्रेश बी दवा वगैरह दुत तिमो तो बह गोस ठीक बस बड़ शुक्र गुजार JK पुलिस तो बी CRPF बड़ शुक्र गुजार बह। और सोनावारी के सीनियर सियासी रहनुमा यासिर ऋषि ने पार्लिमानी इंतखाबात से कबल अपनी सियासी पोजीशन की वाज़ेह करते हुए कहा है कि उनके हल्का इंतखाब से वो ऐसे उम्मीदवार की हिमायत करेंगे जो सोनावारी में कानूनी के काम पर आयद पाबंदियों को हटाने की यकीन दहार करेगा। यासिर ऋषि ने इस बात का इशारा दिया कि वो पीपल्स कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार को हिमायत करेंगे। यासिर साहब ये हमें बताया, ये समझाइए कि आप बड़े अरसे से खामोश हैं, तो आपका सपोर्ट पार्लिमानी इंतखाबात को लेकर किसको जाएगा? देख लीजिए, मैं वाजिया करना चाहता हूँ, मेरी एक छोटी सी दुनिया है और छोटा सा एक इलाका है अपना सोनावारी को लेके। मैं इसलिए खामोश है तो उसको एक प्रॉब्लम हुई थी, हमारे जो क्वायरीज यहाँ पर स्टूम क्वायरीज थी जिसपे पूरा इलाका मुश्तमिल था। सुदरपुर, सोदनारा, बानयारी, चंद्रगीर, चक चंद्रगीर, हकबारा, ये सारे एरियाज उस पर मुश्तमिल थे। एडजस्ट ये सारे एरियाज तो उसको बंद किया गया था। तो मैं इस तजुब में था कि हम क्या करें, तो इसलिए मेरा आज यही वाजिया रहा है कि मैंने फाइनल किया आज, जो मैं आपके माध्यम से भी कहना चाहता हूँ, जो भी मुझे इसमें सपोर्ट करेगा, इसमें मदद करेगा, ये क्वायरीज, ये काम बहाल करवाने के लिए इन लोगों के लिए, तो मेरा सपोर्ट उसको होगा। तो अगर कल को नेशनल कॉन्फ्रेंस आपको मदद करती है इस मामले, तो आप नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाएंगे? देख लीजिए, वो फेल हो गई क्योंकि उनका ऑलरेडी पार्लियामेंट मेंबर तो था। मैं वही कह रहा हूँ, पार्लियामेंट मेंबर से बड़ी बातें ना किया करो। आप ये मत कहो कि मैं 370 लाऊंगा, वो करूंगा। 300 आपके मैंडेट जो है उसके लिए 370 लाने के लिए आपको 300 मेंबर चाहिए। आप छोटी बातें कर लीजिए, आपको आपके बस की बात होती है क्वायरीज खुलवाना।
रेत का मसला हल करना, पानी का मसला हल करना, सड़क का मसला हल करना। उनके पास तो पार्लियामेंट मेंबर था, उसने तो वो किया नहीं अपने टाइम पे। अगर वो 3 साल में किया नहीं, उनके पास तो 3 पार्लियामेंट मेंबर थे, उन्होंने वो किया नहीं, इसलिए उनका सपोर्ट होगा नहीं। बिल्कुल आप नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ नहीं जाएंगे। कैसे, क्योंकि उनके पास तो था ना, वो कर ही नहीं सकते ये चीज कि जो भी इनके बगैर मुझे जो इसमें यकीन होगा ये करके देगा, ये काम मुमकिन है। जो इसमें पेशरफ्त करेगा, जो एलजी साहब के पास जाएगा मिलने के लिए, जो दिल्ली जा सकता है किसी ऐवान में। इससे पहले तो इनके फारूक साहब तो इसमें पार्लियामेंट मेंबर में थे, तो उन्होंने नहीं किया, तो हम कैसे कहेंगे। और लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ विंग ने लेह में भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का यौम पैदाइश मनाया। डिप्टी कमिश्नर लेह संतोष सुखदेव इस मौके पर मेहमान खुसूसी थे। तकरीब में 39 मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने शिरकत की। मुकर्रीन ने फादर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की शराकत पर रोशनी डाली। डीसी लेह ने तलबा पर जोर दिया कि वो डॉक्टर अंबेडकर और साबिक सदर डॉक्टर अब्दुल कलाम के कामों से तहरीक लें। धन्यवाद करना चाहूँगा न्यूज़ 18 को। जैसे आप सबको पता है, लद्दाख में हर साल की तरह लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन यूथ की तरफ से जो अंबेडकर जयंती बड़े धूमधाम से मनाया जाता है, तो इसी के एक दिन आज 14 अप्रैल के दिन हमने फिर हमारे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का हमने जो बर्थडे सेलिब्रेशन आज यहाँ लद्दाख के हिस्टोरिकल चौकंग विहार में हमने लद्दाख बुद्धिस्ट एसोसिएशन ने बड़े धूमधाम के साथ मनाया। और आज के मुख्य अतिथि थे हमारे डिस्ट्रिक्ट लेह के हमारे डीसी संतोष साहब हमारे मुख्य अतिथि थे। और यहाँ पे काफ़ी स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेशन लिया और यहाँ पे काफ़ी गेस्ट थे। तो ये हर साल हम बड़े धूमधाम से मनाते हैं। इस बार जो है पोलो ग्राउंड में कंस्ट्रक्शन होने के कारण हम वहाँ पे नहीं मना पाए, इसलिए हमने हमारा हिस्टोरिकल चौकंग विहार में मनाया। और आज के दिन बाबा और बीरवा में कश्मीर वेलफेयर सेंटर अपना घर में ईद मिलन तकरीब का एहतमाम किया गया। मुख्तलिफ मज़ाहिब से वाबस्ता सरकर्दा शख्सियात, स्कॉलरों और आम लोगों ने शिरकत की। उन्होंने मजहबी हम आहंगी, इत्तेहाद, भाईचारे और अमन अमान कायम करने पर जोर दिया। बीरवा अपना घर के यतीम बच्चों ने भी शिरकत की। बीरवा में कायम अपना घर में हमीदुल्लाह हमीद की निगरानी में यतीम बच्चों की किफालत की जाती है। जिस तरह इस घर को अपना घर समझते हैं, तो इसको देखकर हम हमीदुल्लाह साहब को एक बार और दिल की गहराइयों से मुबारकबाद करते हैं। इस वक्त में इन हालात में ऐसे प्रोग्राम करने की बहुत ज़रूरत है ताकि हम मिलजुल कर समाज के बारे में, आपसी प्यार मोहब्बत के बारे में, भाईचारे के बारे में बातचीत कर सकें। और ऐसे प्रोग्रामों की बहुत ज़रूरत है। आपस में जो मज़ाहिब में इस वक्त मतलब दूरियां पैदा हो गई हैं गलतफहमी से, आपस में हमें मिलजुल के रहना है, आपस में हमें एक दूसरे की इज़्ज़त करनी चाहिए। और हमीद साहब ने इसको चलाने में हर एक को यहाँ दावत दी। सबसे बड़ा प्यार यही है हमारा। ये कशीर फुलवारी जो हमारी है, इसमें सब फूल हैं। इन फूलों की महक जो है ये एक ही जगह पे मौजूद है। अल्लाह ताला ने हम सबको पैदा किया है, लेकिन मज़हब अगर हमारे अलग अलग हैं, लेकिन हमारा जो मिशन है, जो हम अल्लाह की राह में चलते हैं, हम सब का पैगाम यही है कि हम अल्लाह ताला के बेजुई खलकत की खदमत कर सकें। हमें बहुत अच्छा लगा हमीदुल्लाह साहब के साथ मिल के, उनके काम को देखा और सचमुच देखा कि वाकई हम अपना घर है। इसमें हर मज़हब के लोग थे। हम ईसाई से, इसमें हिंदू लोग आए, इसमें सिख लोग आए, इसमें मुस्लिम हर फिरके का आया। हमें बहुत खुशी है। यहाँ बहुत नफ़रत की गहरी जड़ें हैं, उनको उखाड़ना है। उसके लिए हमने काम करना है कि दूसरों के दर्द को उसको जानना, उसको फील करना, अपने दिल में उसको फील करना। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 JKL